हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5 से, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ओके, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं EPCG। E मीन्स एक्सपोर्ट, P प्रमोशन, C कैपिटल एंड G गुड्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स क्या डिफाइन करता है? सो लेट्स सी। अलाउज एक्सपोर्ट फर्म टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, ओके। ये अलाउ करता है किसको? एक्सपोर्ट फर्म्स को। अब एक्सपोर्ट फर्म को ये क्या अलाउ करता है? एक्सपोर्ट फर्म टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स को वो इंपोर्ट कर पाए एट नेग्लिजिबल और लोअर रेट, ओके। लोअर रेट पे या रीजनेबल रेट पर वो उसे इंपोर्ट करे ऑफ कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूज़र कंडीशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, यानी जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, या हम कह सकते हैं जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन है या प्रोसीजर है, उसे फुलफ़िल करना है। जो कंडीशंस इम्प्लीमेंट होते हैं या जो कंडीशंस वहाँ पर लगाए गए हैं, उन कंडीशंस को पूरा करना है। और वहाँ पर जो कैपिटल प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होगा या कैपिटल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे, वो नेग्लिजिबल या हम कह सकते हैं लोअर रेट पर ही होगा। दिस स्कीम इज़ स्पेशली बेनिफिशियल, और ये जो स्कीम है वो बेनिफिशियल है, लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है या किसके लिए ये फ्रूटफुल है? टू द इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इंटरेस्टेड इन मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं या बिज़नेस ऐसा है जो लंबे समय से रन हो रहा है या लंबे समय से वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम एक ही मशीनरी के थ्रू लंबे समय से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उसका लाइफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हमें बेस्ट क्वालिटी सप्लाई करना है, मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं उनका जो डिमांड होता है वो ये होता है कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं एटलीस्ट उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी मिले, यानी जो हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसका क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा अपग्रेडेड मशीनरी को यूज़ करेंगे या मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बन करके आएगा वो भी अच्छा होगा। अगर हम हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या मॉडर्न इक्विपमेंट या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें वेस्टेज भी कम मिलेगा। हर बिजनेसमैन का ये सोच होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ या कम से कम लागत के साथ हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएंगे वैसे बिजनेसमैन जिनका लागत कम होगा। तो लागत कम करने के लिए एक वेस्टेज कम करना होगा, और वेस्टेज कैसे कम होगा कि जब हम अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, अच्छी मशीनरी को यूज़ करेंगे, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बन करके आएगा तो उसके कारण वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, और जब प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं एज़ वेल एज़ अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, फॉरेनर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो कंट्री जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है या वैसे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उन्हें अपनी मशीनरी को अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए या मॉडर्न मशीनरी के थ्रू वो ये काम कर सकते हैं। तो ये कब होगा कि जब हम अपने देश में या वैसे बिजनेसमैन, मान लो कि इंडिया में वो बिज़नेस कर रहे हैं और उन्हें इंपोर्ट करना है वैसा मशीनरी जो हमारे देश में
नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो हमें भले अभी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है मशीनरी के लिए, लेकिन जो उससे हमें प्रोडक्ट बन करके आएगा हम उससे अपना एक्सपेंस रिकवर कर सकते हैं, मार्केट में एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तब जब हम उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करके देंगे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम यही बोलता है कि वैसे एक्सपोर्टर्स या एक्सपोर्ट फर्म जो बेसिकली जिस फर्म को बनाया गया था केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, मार्केट में प्रोडक्ट रीच करवाने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट तभी बन करके आएगा जब उनके पास कैपिटल गुड्स अवेलेबल होंगे, जब उनके पास अच्छी मशीनरी अवेलेबल होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अगर हमें अच्छा करना है या मॉडर्न करना है तो हमें, अगर हमारे देश में वैसे इक्विपमेंट या मशीनरी नहीं मिल रहे हैं तो हम उन मशीनरी को मंगवाएंगे फॉरेन से या इंपोर्ट करेंगे, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम एक अच्छी क्वालिटी दे पाए, ताकि हमारे जितने भी कस्टमर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हैं हम उन्हें सेटिस्फाई कर पाए। अगर एक बार कस्टमर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट से नाखुश हो गया या निराश हो गया तो क्या वो दोबारा प्रोडक्ट लेगा? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स हैं तो लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स भी अवेलेबल है। ओके, तो जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स है तो वो क्यों एक बार कोई सेलर अगर गलत कर देगा तो बायर उसी के पास कंटिन्यू ही रहेगा, ये कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो वो उन ऑप्शंस को ही सेलेक्ट करेगा ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाए, ना कि वो एक ही प्रोडक्ट को लेकर के वो बार बार फंसता रहे या फिर टेंशन में आए, जबकि उसके पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं तो हम मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल यहाँ पर बायर्स की बात नहीं है या कस्टमर की बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस में हम देखते हैं कि जितने भी सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उस काम में लगाते हैं या बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में एक अपना पोजीशन बना पाए, एक अपना स्टेटस बना पाए, ताकि उन्हें उनका जो प्रोडक्ट है या जो उनके द्वारा प्रोडक्ट बना करके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है उस मार्केट में उनके लार्ज कस्टमर्स अवेलेबल हो। अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो नेशनल लेवल पर या अपने होम कंट्री में दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब उनका केवल एक्सपोर्ट फर्म है, केवल वो एक्सपोर्ट ही करते हैं प्रोडक्ट को, ना देश में वो सेल नहीं करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में जो बिजनेसमैन है उसको हमेशा ये कंसर्न दिखाना चाहिए अपने बिज़नेस के टूवर्ड्स कि वो कोई भी गलती ना करे, या बिज़नेस में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता हो, केवल मशीनरी की बात नहीं, अगर रॉ मटेरियल भी अच्छा यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो वो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करेगा, ताकि रॉ मटेरियल अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट अच्छा बन करके आएगा, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मशीनरी के साथ साथ उसे रॉ मटेरियल पर भी फोकस करना है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक पोजीशन बना पाए। केवल एक्सपोर्ट फर्म चला लेने से या खोल लेने से तो हम सारी चीज़ों को क्या पूरा कर पाएंगे? एक्सपोर्ट फर्म तभी रन कर पाएगा जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गए होंगे। ओके, अगर एक्सपोर्ट फर्म हमारा है तो क्या केवल वो उसी के लिए है, क्या वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वो देश को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एक्सपोर्ट फर्म हैं, तो यहाँ पर उन फर्म्स जो हैं जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी फॉरेनर हैं या जितने भी फॉरेन या इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बायर्स हैं तो वो ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट इंडिया से बन करके आया है। तो अगर वैसा प्रोडक्ट वो ले रहे हैं जो इंडिया के नाम से ले रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो यहाँ पर हमारे देश का भी नाम खराब होगा।
तो फर्म के नाम के साथ साथ देश का भी नाम खराब होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं, एक अच्छा मार्केट में स्टेटस बिल्डअप करें, तो एक्सपोर्ट फर्म को एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके उस इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना चाहिए, ताकि वो फर्म को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए और जितने भी इंटरनेशनल बायर्स हैं वो हमारे देश के प्रति एक भरोसा या फेथ या ट्रस्ट डेवलप कर पाए। क्योंकि अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट जा रहा है और फॉरेन कंट्री में जितने या इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी कस्टमर अवेलेबल हैं, केवल वो इंडिया के नाम से ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मतलब ये कि वो इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये इंडिया से प्रोडक्ट आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कमी या खामी नहीं होगी। जितना चीज़ इसने मेंशन किया है पैकेट पर या एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो एक्सपोर्ट फर्म को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ताकि वो केवल अपने फर्म को नहीं रन कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल मार्केट में वो देश को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देश को के गुडविल को साथ में लेकर के चल रहा है। उसके ख़राब परफॉर्मेंस से हमारे देश का भी नाम खराब हो सकता है, जो एक देश का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है। तो इसीलिए फॉरेन एक्सपोर्ट फर्म को ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ की कमी है, तुरंत वो उसको अपग्रेड करे या मॉडर्न इक्विपमेंट को वो यूज़ करे, ताकि हम कमियों को सुधार कर पाए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, scheme of recognizing export firm, trading house and superstar trading house. Let's see, with an objective to promise established exporters and assist them, और क्या करना है, इस्टेब्लिश भी करना है और असिस्ट यानी गाइड भी करना है them in marketing their प्रोडक्ट। केवल ये नहीं करना है कि हाँ आप बनाओ, मार्केटिंग भी करना। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो एक्सपोर्ट फर्म है जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसको इस्टेब्लिश करने के साथ साथ असिस्ट करना है, गाइड करना है और उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी करना है। कहाँ पर मार्केटिंग किया जाएगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका मार्केटिंग किया जाएगा। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट फर्म ने एक प्रोडक्ट को बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट का डिमांड किया गया है या जितने भी कस्टमर्स ने अगर इंडिया के एक्सपोर्ट फर्म का डिमांड किया है या उस प्रोडक्ट का जो इंडिया का एक्सपोर्ट फर्म बना करके इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहा है, तो यहाँ पर जो हाउस है वो क्या करता है, इस्टेब्लिश करने के साथ साथ असिस्ट भी करता है। क्योंकि अब बहुत सारे एक्सपोर्ट फर्म के जो ऑनर हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, मान लेते हैं कि अभी वो नया ही एक्सपोर्ट फर्म खोला है, तो इंटरनेशनल मार्केट से वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, बिज़नेस कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके के जो हाउसेस होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं और इस्टेब्लिश करने में तो सहायता करते ही हैं, साथ में टाइम टू टाइम उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट में सेल हो पाए। और साथ में वो ये भी चेक कर पाए कि क्या ये इंटरनेशनल के कंडीशन या इंटरनेशनल मार्केट के कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है, वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक क्वालिटी वाइज हम चेक कर सकते हैं क्या ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लायक है या नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल किया होगा या उस क्राइटेरिया को वो रीच कर गया होगा, तभी उसका प्रोडक्ट जो है वो उस मार्केट में सेल होने के लिए जा रहा है। तो इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट द गवर्नमेंट ग्रांट द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट हाउस। ओके, नेक्स्ट, दिस स्टेटस इज ग्रांटेड टू अ फर्म, और ये स्टेटस किसको ग्रांट किया जाता है, तो ये फर्म को ग्रांट किया जाता है। ओके, ऑन इट्स अचीविंग अ प्रिस्क्राइब्ड एवरेज एक्सपोर्ट, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो ऑलरेडी मेंशन है, तो प्रिस्क्राइब्ड एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन द पास्ट सेलेक्ट ईयर बिसाइड अटेनिंग अ मिनिमम
पास्ट एवरेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो एक्सपोर्ट के परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। सच एक्सपोर्ट फर्म हैव टू ऑल्सो फुलफिल अदर कंडीशन एज लेड डाउन इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और जितनी भी कंडीशंस हैं या जितनी भी चीज़ों को मेंशन किया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में, उन सारी चीज़ों को वो फुलफिल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक को मान रहा है बाकी दो को छोड़ दे रहा है, या दो को मान रहा है एक को छोड़ दे रहा है, नहीं, जितने भी कंडीशंस वहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं या बताए गए हैं उन सारे कंडीशंस को वो फुलफ़िल करना होगा, तभी जा कर के जो हमारा मार्केट में उस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, बूस्ट करना है। These houses are recognized on the basis of export performance। इन houses को हम कैसे recognize कर पाएंगे? उनका जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ दी सर्विसेज, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर। ओके, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम टेस्ट लेंगे। अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हम हर एक स्टूडेंट के लेवल को चेक कर सकते हैं कि उसने क्या किया है। उसी के बेसिस पर जो हम कुछ डिसीज़न भी ले सकते हैं, या उसका जो पास्ट का रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट के बेसिस पर भी हम कुछ निर्णय ले सकते हैं या कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये स्टूडेंट कितना कैपेबल है या कितना और मेहनत कर सकता है। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सर्विसेज, जो उसका परफॉर्मेंस है, दे आर रेफर्ड टू एज सर्विस एक्सपोर्ट हाउसेज, इंटरनेशनल सर्विस या इंटरनेशनल स्टार सर्विस एक्सपोर्ट हाउसेज, ये इनको बोला जाता है या रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्टर रिक्वायर्स फाइनेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपोर्टर को फाइनेंस की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, चाहे हम एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं या अपने देश में प्रोडक्ट बना करके सर्कुलेट करने के लिए कर रहे हैं, या अपने देश में जितने भी लोग हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बिज़नेस को कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसे फाइनेंस की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने बिज़नेस के हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, और पूरा करने के बाद तब वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सप्लाई कर पाएगा, चाहे वो नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो। दोनों ही मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसके अपने रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरा करना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में असमर्थ है या सक्षम नहीं है, तो क्या वो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो एक्सपोर्टर को किस चीज़ की आवश्यकता है? तो फाइनेंस की आवश्यकता है। तो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों है? ताकि उसे मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट या गुड्स। 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट जो फाइनेंस है वो 2 तरीके का होता है या 2 टाइप का होता है। ओके, आर मेड अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर बाय द ऑथराइज्ड बैंक। जो ऑथराइज्ड बैंक है वो एक्सपोर्टर को 2 प्रकार का एक्सपोर्ट फाइनेंस अवेलेबल करवाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइप ऑफ फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है एक्सपोर्टर को, एक प्री और एक पोस्ट। सो लेट्स सी क्या बोलता है। दे आर टर्म्ड एज प्री शिप फाइनेंस। ओके, पहला हमारा हो गया प्री शिप फाइनेंस और पैकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो 2 तरीके का हो गया, एक प्री शिपमेंट और एक पोस्ट शिपमेंट। दोनों अलग हैं, दोनों को ही बैंक के जो ऑथराइज्ड बैंक है वो ये सर्विस प्रोवाइड कराती है एक्सपोर्टर को, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, और जब वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा तभी वो मार्केट के भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा।
अंडर द प्री शिपमेंट के अंदर, ओके, पहले हम लोग बात करेंगे प्री शिपमेंट के बारे में, प्री शिपमेंट फाइनेंस के बारे में। प्री शिपमेंट फाइनेंस वैसा फाइनेंस है जो प्रोवाइड करवाया जाता है एक्सपोर्टर को। फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू एन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर फाइनेंसिंग द परचेज, ताकि वो क्या कर पाए, परचेस कर पाए, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। गुड्स को बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो तो अवेलेबल होने के बाद ही हम गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो परचेज, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग करने में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसिंग है और गुड्स को पैक करना, ये सब आएगा प्री शिपमेंट में। यानी प्री शिपमेंट हम गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब पहले गुड्स को बनाने से पहले ही हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। परचेस करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जब गुड्स बन जाएगा तो उसको पैक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि हम पैक करके गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। सेकंड, अंडर द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस स्कीम, फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर। यहाँ भी फाइनेंस किसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है? तो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कराया जा रहा है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंडिंग, लेकिन यहाँ पर एक डेट देता है, डेट ऑफ एक्सटेंडिंग द क्रेडिट आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स टू द एक्सपोर्ट कंट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे हम शॉर्ट में EPZ भी बोलते हैं। E मीन्स एक्सपोर्ट, P मीन्स प्रोसेसिंग एंड Z फॉर जोन। Export processing zone are industrial states which from enclave from the domestic tariff, वो domestic tariff area से enclave होता है। These are usually situated near the seaport and airport। वो किसके या किस एरिया से या किस एरिया में सिचुएटेड होगा या नियर बाई होगा? उस जगह जहाँ पर हमारा सीपोर्ट होगा या एयरपोर्ट होगा, वहाँ से वो नज़दीक में होगा। दे आर इंटेंड टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव ड्यूटी। ओके, नेशनल नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव ड्यूटी फ्री इन्वायरमेंट। ओके, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव ड्यूटी फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, यानी कम से कम, यानी कम कॉस्ट में ये कर रहा है। रिसेंटली द EPZ, आप अभी हाल ही में क्या हुआ है कि EPZ को यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम चेंज कर दिया गया है और कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशन पहले EPZ में थे यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में थे, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया है या छूट दे दिया गया है। EPZ हैव बीन कन्वर्टेड टू, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है विच आर मोर एडवांस फॉर्म ऑफ EPZ, ये जो हमने पढ़ा EPZ के बारे में यानी इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन से, ये एडवांस फॉर्म में है या एडवांस हम कह सकते हैं अपग्रेड हो गया है फॉर्म ऑफ EPZ। दिस सीज आर फ्री फ्रॉम ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गवर्निंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से इसको क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। यानी हम चाहते हैं या इसमें हम ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाए, हर एक देश के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। यानी जितने लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बांध दिया जाएगा या रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर दिया जाएगा, तो उससे एक नुकसान तो ये होगा कि हम ट्रेड को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेड को अच्छे से करने के लिए या उसके सारे चीज़ों को इन अ गुड मैनर चलाने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट अंडर फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो है
पॉइंट नंबर 10, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ओके, 100% जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, यानी केवल एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, या इसको एक्सपोर्ट के यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। EOU दैट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, इसको इस्टेब्लिश किया गया है with a view to generating additional production। ओके, एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, एप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, यानी जो काम करने का एक प्रक्रिया है या तरीका है उसमें उसको छूट दिया गया है या थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया ताकि वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से पूरा कर पाए और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। एंड इंसेंटिव, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड इंसेंटिव्स, इट एडॉप्ट द सेम प्रोडक्शन। ओके, ये सेम प्रोडक्शन को अडॉप्ट करता है रिजिम बट ऑफर अ वाइडर ऑप्शन, लेकिन ये वाइडर ऑप्शन प्रोवाइड करता है इन लोकेशन। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 10, जिसको हम लोगों ने एक फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।